गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट बोहर मॉडल ऑफ एटम एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दैट हाउ बोहर मॉडल इज बीइंग यूजफुल, कैसे वो यूजफुल रहा, ठीक है। और उसकी कुछ बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी जो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक विच इज ऑलरेडी यू आर सीइंग इन दिस वीडियो। तो लेट मी डिस्कस वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल का बच्चों जो मेजर लिमिटेशन था दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डू रिमेंबर, जब हमने बात की थी बोहर मॉडल की तो हमने बात की थी हाइड्रोजन की, या हमने बात की थी He पॉजिटिव की, या फिर ऐसा ही कुछ और जैसे Li2 पॉजिटिव। अगर इन सबको ध्यान से देखा जाए सो ऑल ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है उसका क्या मतलब होता है? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन जो है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम पॉजिटिव होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम 2 पॉजिटिव में भी लिथियम एटॉमिक नंबर 3 था, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। सो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बोहर मॉडल को पूरी तरीके से इन्होंने जो भी बातें कही वो सबके ऊपर इन तीनों के ऊपर स्पीशीज के ऊपर एप्लीकेबल थी। लेकिन अगर कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, जैसे अगर हम Li2 पॉजिटिव की बजाय Li की बात करें या सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं, तो वहां पर जाके बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम इस तरह के बाकी जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके स्पेक्ट्रम्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो उनके स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड इट। ठीक है, मोर ओवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन ज़ीमन स्प्लिटिंग। अब ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताना चाहूंगी। ज़ीमन स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ज़ीमन के अलावा स्टार्क स्प्लिटिंग या स्टार्क इफेक्ट भी होता है, तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों सेम चीजें नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज इन हैपन्स इन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस हैपन्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, बस इतना डिफरेंस है। बाकी अब समझे आप ये चीज है क्या। देखिए, जब हमने स्पेक्ट्रम की बात की थी तो हमने कहा था कि कोई हमने सोर्स ले लिया, जैसे हमने ले ली सपोज हाइड्रोजन गैस ले ली। हाइड्रोजन गैस में से जब हमने हाई वोल्टेज करंट पास किया तो यहाँ से कुछ कलर्स मतलब कोई लाइट निकली, रेडिएशंस निकले, बेसिकली यही था ना। अब ये जो रेडिएशंस निकलेंगे उसको हम किसी प्रिज्म में से पास करेंगे, और ये आपका सोर्स है, ये आपका प्रिज्म हो गया। और प्रिज्म में से पास करने के बाद व्हेन वी ऑब्टेन देम ऑन अ स्क्रीन देन वी विल गेट दी स्पेक्ट्रम। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो अगर अब इस सोर्स के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो हमें यहां पर पहले पैटर्न मिल रहा था, जो हमें ऑलरेडी एक स्पेक्ट्रम मिल रहा था, स्पेक्ट्रम में सपोज हमने मान लिया कि वी आर गेटिंग लाइक ग्रीन कलर्ड लाइंस। ओके, मान लेते हैं कि एक बार के लिए स्पेक्ट्रम के अंदर हमें इस तरह की कुछ लाइंस मिल रही थी। लेट अस सपोज लाइक दिस, इस तरह का हमें क्या मिल रहा था? स्पेक्ट्रम मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आप इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट in this pattern you are not getting 1 2 3 4 green lines, rather you are getting very thin lines, set of many thin lines। समझ में आया? ठीक है, तो हर एक लाइन जो है वो और थिन लाइंस में क्या हो गई? स्प्लिट कर गई। क्यों स्प्लिट कर गई? क्योंकि आपने सोर्स के आसपास एक मैग्नेट रख दिया था, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया था, और इसी स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमन स्प्लिटिंग। समझ में आ गया? फिर से सुन लें, क्या हुआ? हमने
एक सिंपल सोर्स लिया, सोर्स को में से लाइट निकल रही थी, उस लाइट को हमने प्रिज्म में से पास करके ऑब्टेन किया स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम हमारा कुछ इस तरीके का आया। लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने इसी सोर्स जहां से लाइट आ रही थी उसके आसपास मैग्नेट रख दी, और मैग्नेट रखने की वजह से अगर सपोज हमारे स्पेक्ट्रम में 4 लाइंस आ रही थी तो 4 लाइंस जो हैं, चारों की चारों लाइंस पतली पतली और लाइंस में स्प्लिट कर गई। This splitting of a spectral line in the presence of magnetic field is known as Zeeman splitting. तो ये ऐसा स्प्लिटिंग क्यों हुआ ये भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और मैं आपको साथ साथ बता दूं, स्टार्क इफेक्ट में भी यही हुआ था, ठीक है। बस उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाने की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था। यहाँ पर आप मैग्नेट नॉर्थ साउथ लिखने की बजाय इसके आसपास बैटरी लगा दी गई थी ताकि इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट किया जा सके। So everyone, this is the second limitation of Bohr model. Then also it could not explain the shapes of molecules. किसी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में, ठीक है, ये कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे बोहर, ठीक है। बोहर मॉडल बिल्कुल फेल था इस बारे में, could not explain anything about the shape of molecule. मोरओवर ये जो मॉडल दिया गया था बोहर मॉडल, ये एक फ्लैट मॉडल था। यानी ये कहा गया कि ये तो जी न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दी प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, राइट एवरीवन। तो जैसे ये प्लेनेटरी मोशन जो होता है वो आपका एक तरह का सर्कुलर मोशन है, ठीक है, उसमें अप एंड डाउन ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करता है आपके प्लैनेट्स। बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन दैट सर्कुलर ऑर्बिट ओनली। तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये जो मॉडल है ना बच्चों, ये है फ्लैट मॉडल। ओके, इट इज अ 2 डायमेंशनल काइंड ऑफ मॉडल, कुड नॉट एक्सप्लेन दी, इट इज a flat model and not showing 3D motion of electron. इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल मोशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से घूमता रहेगा, उसका कोई और 3 डायमेंशनल मोशन होगा ही नहीं। तो इट कुड नॉट बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। मोर ओवर लेटर ऑन, क्योंकि ये जो मॉडल है ये तो आपका 1901 में आया था, लेकिन उसके बाद कुछ और डिस्कवरीज हुई, फिर बाद में जो रिलेशंस, जो जस्टिफिकेशंस बाद में आई, जिनकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है आपका डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सब को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। आ गया समझ में। सो एवरीवन, दीज वर दी लिमिटेशंस ऑफ द बोहर मॉडल। और ये जो बोहर मॉडल जो हमें एक 2 डायमेंशनल या एक फ्लैट मॉडल दिखा रहा था एटम का, इसको फिर जब नेग्लेक्ट किया गया तो इसलिए नेग्लेक्ट किया गया क्योंकि कुछ और डेवलपमेंट्स सामने आई, कुछ और स्टडीज सामने आई। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं स्टडीज के बारे में बच्चों। एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विच इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगर आपको याद हो तो प्लैंक्स जो थ्योरी थी, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को काटा, तो नहीं, ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अपना वो नेचर तो होता ही है, जो उनकी स्पीड है या उनकी वेवलेंथ है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनमें हैं ही, ठीक है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं बहुत चेंज कर दिया था, ठीक है। तो वो जो चेंज किया था उसी की वजह से एक रेडिएशन में डुअल नेचर आ गया था। मैं डुअल नेचर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको डिफरेंस बताना चाहूंगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ वेव। जो हम डुअल नेचर की बात कर रहे हैं ना, वो डुअल नेचर का मतलब क्या है कि जो मैटर है यानी पार्टिकल्स हैं वो एक वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, और वहीं जो रेडिएशंस हैं जो कि वेव्स हैं वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती हैं। तो पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि पार्टिकल में और वेव में डिफरेंस क्या होते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। फर्स्ट थिंग, जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, एज यू ऑल नो द पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट, ठीक है। अगर आपने एक पार्टिकल यहां रख दिया है तो एक और पार्टिकल यहीं पे साथ में थोड़ी रख पाओगे। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे हैं ये पार्टिकल्स,
गेटिंग इट। लेकिन वहीं जब हम वेव्स की बात करते हैं ना, तो जब वेव्स आती हैं किसी सोर्स से तो हम क्या कहते हैं कि द वेव्स आर कमिंग कंटिन्यूअस, वेव्स आर ऑलवेज ट्रैवलिंग कंटिन्यूअस। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, एक खास उनकी पोजीशन रहती है। जैसे आप एक्स वाई जेड अगर एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर देते हो तो आप किसी भी पॉइंट के बारे में बता सकते हो ना कि ये एक्स एक्सिस पे इतना है। जैसे अगर मैं लिख देती हूँ 213, ठीक है, 213 का मतलब है ये एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 1 है और जेड एक्सिस के ऊपर 3 है। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के डायमेंशंस हैं। तो ये क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जो होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है, लेकिन वेव्स जो होती है ना वो होती हैं आपकी डीलोकलाइज्ड, फैली हुई होती हैं। जैसे अगर आप पानी के अंदर पत्थर ही फेंक के मारते हो तो रिपल्स बनती है ना, वो दूर तक फैल जाती हैं, राइट। जब हम बोल रहे हैं, साउंड वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, तो साउंड वेव्स बहुत दूर दूर तक जा रही हैं, ऐसा थोड़ी कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट तक रहेंगी। सो द वेव्स आर delocalized. Then the next thing is, जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपके इंटरफेयर नहीं करते, डू नॉट इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब है, जैसे मैं अभी बता रही थी, जहां एक पार्टिकल आपने रख दिया वहीं पर बिना उसको हटाए दूसरा पार्टिकल नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन वेव्स के साथ ऐसा नहीं है, वेव्स इंटरफेयर। ये फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरफेरेंस वगैरह, जिसके अंदर जैसे अगर एक वेव चल रही है तो उसी के साथ साथ एक और वेव भी चल सकती है, एक तीसरी वेव भी उसी टाइम पे चल सकती है, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी वेव्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, राइट। सो द फिनोमिना इज इंटरफेरेंस। तो वेव्स जो हैं वो इंटरफेयर करती हैं, लेकिन पार्टिकल्स इंटरफेयर नहीं करते। एंड देन फाइनली, जब हम किसी रीजन में पार्टिकल्स को गिनते हैं या काउंट करते हैं तो पार्टिकल्स का जो टोटल नंबर है वो यहीं से पता चल जाता है, यही पता चल जाता है कि वहां पे जितने पार्टिकल्स होंगे उतना ही उनका टोटल नंबर होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी या विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। लेकिन एक वेव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली भी कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिवली भी कर सकती हैं। सो यू कैन नॉट काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच आर प्रेजेंट इन अ वन पर्टिकुलर फ्रॉम लाइक वन पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो वो टोटल नंबर के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स जो एक पर्टिकुलर उसमें है उनका सम करने के बाद हो सकता है वो उसी के इक्वल आ जाए और हो सकता है ना भी आए, जो रिजल्टेंट है। तो इस तरीके से पार्टिकल और जो वेव हैं बच्चों वो एक दूसरे से काफी अलग हैं, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि रेडिएशन में पार्टिकल का नेचर है, रेडिएशंस विच आर हैविंग वेव नेचर। ये प्लैंक ने कहा कि इनके वेव नेचर के साथ साथ इनमें पार्टिकल नेचर भी है। किसने कहा? प्लैंक्स ने कहा, बाय हिज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जब रेडिएशंस आती हैं तो कंटिन्यूअस नहीं आती बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स में आते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, और वो जो पैकेट्स हैं उन सबकी अपनी डिफाइंड एनर्जी है, ठीक है। जिसकी एनर्जी कितनी बताई थी? E=h नहीं बताई थी ना, याद आ गया? बहुत बढ़िया। तो वेव नेचर तो है ही उनके अंदर, लेकिन इनके साथ साथ उनमें पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट है। जब एक पैकेट आ रहा होगा तो उसी पॉइंट पे दूसरा पैकेट बिना उसे हटाए नहीं आएगा, ठीक है। एक पैकेट आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर दूसरा पैकेट आएगा, फिर तीसरा पैकेट आएगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? एक तरह का डिस्क्रीट हो गया, एक तरह का लोकलाइज्ड हो गया, नॉन इंटरफेयरिंग हो गया, ठीक है। तो और हम टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी निकलेगी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए यानी पैकेट्स आए, क्वांटाज आए, उसको मल्टीप्लाई कर दो बाय देयर एनर्जी। तो टोटल नंबर भी हमारा सेम हो गया, फिक्स हो गया, राइट। सो इन दिस वे इट इज हैविंग, रेडिएशंस आर हैविंग पार्टिकल नेचर। तो दोनों तरह का नेचर जब है तो हम इसको कह देते हैं डुअल
नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं मैटर की। मैटर विच आर फॉर्म्ड ऑफ पार्टिकल्स, डाल्टन ने कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था कि जितना भी तरह का मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिनको बोलते हैं एटम्स, यही बोला था ना। तो मैटर जो पार्टिकल से बना हुआ है वो कैसे बिहेव करेगा एक वेव की तरह, ये बात सबसे पहले कही एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डी ब्रोगली। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1924 में एक आइडिया दिया कि जो फोटोन्स है ना, फोटोन्स मतलब लाइट के वो जो पैकेट्स थे, जो फोटोन्स है ना, वो फोटोन्स अगर डुअल नेचर एग्जिबिट कर सकते हैं तो फिर जो पार्टिकल्स होंगे ना उनमें भी कोई ना कोई वेव नेचर होगा। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल मूविंग होगा, चाहे वो कोई बस है, चाहे वो कोई कार है, चाहे वो कोई बॉल है, चाहे वो कोई स्टोन है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जब मूविंग में होगा यानी मोशन में होगा तो उसके साथ साथ एक वेव चलेगी। जैसे वेव के साथ साथ फोटोन नाम के पार्टिकल चलते हैं, तो उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा फिर तो ऐसा भी होगा कि जब कोई पार्टिकल्स चलेंगे तो उनके साथ साथ एक वेव चलेगी, और उस वेव को उन्होंने नाम दिया मैटर वेव। क्या नाम दिया? मैटर वेव। व्हाट इज अ मैटर वेव? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, व्हेनेवर अ पार्टिकल is moving, it will be associated with a wave called as matter wave। ठीक है, तो अब हमें पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये EM वेव्स के जैसी ही हैं। तो लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन EM वेव्स एंड मैटर वेव्स। जो EM वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें क्या चलते हैं? उसमें चलते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। नथिंग लाइक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, दूसरी बात, दे लीव द सोर्स। भाई जहां से आ रही हैं, जिस सोर्स में से आ रही हैं, बल्ब में से आ रही हैं, ट्यूब में से आ रही हैं, ट्यूबलाइट में से, या फिर आपका सन से आ रही हैं, तो उसको वहीं छोड़ के आएंगी, लीव कर देंगी। लेकिन मैटर वेव सोर्स को कभी लीव नहीं करती। डू नॉट लीव द सोर्स। जहां से बन रही है ना उसी के साथ साथ चलती रहेंगी। जब तक पार्टिकल चलता रहेगा जब तक मैटर वेव भी चलती रहेगी। नेक्स्ट थिंग, इनकी जो स्पीड है वो है स्पीड ऑफ लाइट, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इनकी स्पीड कभी भी c के बराबर नहीं हो सकती। कैन नॉट बी इक्वल टू c, कैन नॉट बी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? देन जो आपकी EM वेव्स हैं उनके लिए तो हमारे पास रिलेशन है ना, न्यू इज इक्वल टू c/λ। लेकिन अब आप पढ़ोगे कि ये जो मैटर वेव्स हैं इनके लिए जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं या इनकी जो वेवलेंथ निकालते हैं वो रिलेशन यहाँ से काफ़ी अलग है। ठीक है, लैम्डा फॉर दिस इज h/mv। अब ये रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है, निकालना है, और यहाँ से हमारा लैम्डा क्या आ रहा है? c/ν। ओके, सो इन दिस वे द मैटर वेव्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर EM या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, EM वेव्स आपकी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। जब कोई वैक्यूम होगा तो पार्टिकल ही नहीं चलेगा, और पार्टिकल ही नहीं चलेगा तो मैटर वेव कहाँ से आएगी? तो कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। तो लाइक दीज आर दी डिफरेंसेस। लेकिन जो आइडिया दिया था डी ब्रोगली ने, अभी उसकी स्टडीज पूरी करनी बाकी है। तो जो डी ब्रोगली रिलेशन है वो कैसे ड्राइव किया गया, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट थिंग। डी ब्रोगली रिलेशन। हाँ जी बच्चों, तो इन्होंने दोनों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया। कौन सी दो थ्योरीज? एक तो जी EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विच वाज अकॉर्डिंग टू विच इन्होंने दो अलग अलग थ्योरीज को कंबाइन किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं बल्कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी, E = h न्यू। ठीक है, और
जैसा कोई पार्टिकल का जिसका कोई मास होगा और जो कोई मूविंग होगा उसकी एनर्जी आइंस्टीन रिलेशन से निकाली जा सकती है, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, लेकिन हम यहाँ c की बजाय v लिखेंगे क्योंकि c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कोई भी पार्टिकल इतनी स्पीड से मूव नहीं कर सकता। सो वी कैन चेंज इट लेटर ऑन। तो खैर अभी फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि ये दोनों एनर्जी जो है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये दोनों की दोनों एनर्जी किसकी है, एक ही मैटर की है, एक ही सब्सटेंस की है। अगर उसका वेव नेचर है तो वो यहाँ से पता चल रहा है ड्यू टू इट्स वेव नेचर। ठीक है, और यहां से पता चल रहा है क्या, इट्स पार्टिकल नेचर। कोई भी पार्टिकल होगा उसका मास तो होगा ना। ठीक है, तो इन दिस वे अगर ये दोनों चीजें एक ही, दोनों बातें एक ही की हैं, दोनों एनर्जी एक ही की हैं, दोनों बराबर होंगी, h न्यू मस्ट बी इक्वल टू mc², hc अपॉन लेमडा फ्रॉम EM थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, mc², एक c से एक c कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया, h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc। अब c की बजाय मैं क्या लिखूंगी, c इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल v। वाई, एज नो पार्टिकल कैन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो c तो स्पीड ऑफ लाइट था, उसकी तरह से तो कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, तो हम c की बजाय लिख लेंगे v। सो लेट अस रिप्रेजेंट h अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mv। सो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ऑल्सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, जो टर्म है फिजिक्स में आपने पढ़ी है, इज इक्वल टू p। व्हाट इज p? p इज कॉल्ड एज मोमेंटम। ठीक है, आ गया समझ में? तो बच्चों ये जो लेमडा है ये किसकी है, ये वेव लेंथ है किसकी, मैटर वेव की। h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल इन kg एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर, बाय विच स्पीड दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज मूविंग इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब आप ये सब वैल्यूज यहाँ पर पुट अप करोगे तो आपकी लेमडा जो है वो मीटर्स में आएगी। अंडरस्टूड? So everyone, this was de Broglie relation. de Broglie relation की क्या क्या और बेनिफिट से, कहाँ पर वो फेल हुआ, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन।